नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मैंने गणित के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आज दूसरा लेक्चर करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। इसके पहले मैंने 2 वीडियो इस चैनल पे डाल रखी हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ही आप इस वीडियो पे आइएगा। तो नंबर सिस्टम का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7 के 3 लगातार गुणकों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज होगा। देखिए 7 के 3 लगातार गुणकों को यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखिए हम कोई भी नंबर मान लेते हैं 7n। अब देखिए ये 7n हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। अच्छा, दूसरा नंबर हम क्या माने, 7n में 7 जोड़ देंगे तो हमें दूसरा इसके जस्ट बाद वाला मिल जाएगा, और ऐसे ही 7n माइनस जब 7 करेंगे तो इसके जस्ट पहले वाला मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर मिल गए जो 7 के गुणज हैं। लिखा है कि ये जो है इनका योग, ये जो 3 नंबर हैं 7 के गुणज, तो इनका जो योग है वो 777 के बराबर है। तो हमने इसको 777 के बराबर लिख दिया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 7 और 7 ये कट जाएगा और जुड़ने पे आएगा 21n, है ना, जो कि बराबर है 777 के। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये 7 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 3n, 7 21, और ये 7 के नम 7, 7 के नम 7, 7 के नम 7। देखिए ये 111 3 से और डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 सत्ते 21। तो हमें n की वैल्यू आ गई, n की जो वैल्यू है वो आ गई 37। चलिए पूछा है सबसे छोटा गुणज है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 7n माइनस 7। हमने क्या माना है, 7n माइनस 7 हमारा सबसे छोटा गुणज है। तो यहाँ पे n की जगह पे 37 रख देंगे। चलिए रख देते हैं, कितना आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 7 सत्ते 49 और 7 21 और 4 25 माइनस 7, तो हमें मिल जा रहा है 252। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, 252, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होगा। तो यहाँ पे देखिए 24 33 42 ये क्रमागत हैं क्या, क्रमागत नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता भैया, है ना। और 32 33 34 ये तो क्रमागत तो हैं, लेकिन ये 3 के गुणज नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर लिखा है 30 33 36, देखिए इसमें 3 का डिफरेंस है और ये लगातार हैं जो 3 के गुणज हैं, है ना, 30 33 और 36, तो ये हो सकता है। और एक ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगला क्या कह रहा है, इनका योग 99 है, तो इनका योग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जब योग करेंगे तो ये 99 आएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सर्वान गुणज डिवाइडेड बाई 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर्वान गुणनखंड बराबर है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सर्वान गुणज, मतलब हमें यहाँ पे इसका लघुत्तम समापवर्तक देखना है ना। तो 30 45 60, देखिए इसमें मुझे दिख रहा है कि ये तीनों जो हैं 15 के फैक्टर हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 15 दूना 30, और इसको लिख सकते हैं 15 तियाँ 45, 60 को लिख सकते हैं 15 चौको 60। तो देखिए सब में हमें 15 तो आएगा ही आएगा एलसीएम के लिए, है ना। एलसीएम के लिए हमें क्या आएगा, मैं जो हाँ मतलब जो सब में होता है उस नंबर को हम देखते हैं। तो 15 15 सब में था, देखिए इस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये भी आएगा। यहाँ पे 4 था, है ना, यहाँ पे क्या है 4, तो 4 में देखिए 2 एक बार हम लिख चुके हैं, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो 1 और 2 आएगा, है ना। 4 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2, 1 2 पहले से था तो 1 2 हम और ले आए। तो 15 दूना 30, 30 तिरका 90, है ना, 90 दूना 180। तो हमें एलसीएम मिल गया 180। सबसे छोटा सारवान गुणज हमें मिल गया 180, लेकिन हमें इस किसके बीच रखना है, 200 और 400 के बीच में। तो इसको हम दुगना कर देंगे, दुगना करेंगे तो 360 आ जाएगा, जो 200 और 400 के बीच में है। तो ये जो इतनी लाइन लिखी हुई थी इसके जगह पे हमें मिल गया 360। अब देखिए डिवाइड करना है तो हमने बटे में लिख लिया। लिखा है 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर्वान गुणनखंड, है ना। इस मतलब इसका सर्वान गुणनखंड का मतलब हमें एचसीएफ देखना है। यहाँ पे क्या देखना है, महत्तम समापवर्तक, है ना। चलिए 15 24 और 45, देखिए एचसीएफ निकालने का आसान तरीका क्या होता है, हम किन्हीं भी दो संख्याओं का, छोटी संख्याओं का, किन्हीं भी दो छोटी संख्याएं जो बहुत करीब करीब हैं उनका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए 15 और 24 का आएगा 9। आप देखेंगे जो हमने डिफरेंस निकाला है उससे इन तीनों नंबर को भाग देने पे पूरे पूरे कट जाने चाहिए। तो देखिए 15 9 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 3 गुणे 3 में। अब यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 को देखेंगे क्या सब में भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि हाँ 15 24 और 45 को अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो ये सब कट जाएंगे। तो हमारा एचसीएफ यहाँ आसानी से निकल के आ जाएगा 3 इसका एचसीएफ होगा। तो देखिए ये जो ये पूरी लाइन लिखी हुई थी उसकी जगह पे हमें मिल गया 3।
तो इसको डिवाइड कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 120। देखिए यहाँ एचसीएफ निकालने का मैंने ये तरीका बताया हुआ है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो जिससे निकालते हैं वही यूज़ कीजिएगा, है ना। चलिए एक बार और एचसीएफ निकालने का मैं तरीका फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे 15 और 24 और 45 दिया हुआ है। तो अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, तो हम देखते हैं जो करीब करीब नंबर्स हैं उनका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा 9। अब ये जो हमने डिफरेंस निकाला है, देखेंगे ये तीनों नंबर को क्या डिवाइड कर पाएगा। तो देखिए 15 को ये 9 जो है डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता है ना। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 3 गुणे 3 में। अब यहाँ पे 3 देखेंगे, क्या 3 तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो हाँ जी, 3 जो है तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। ये सबसे आसान तरीका है। आई होप आप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में करते हैं। देखिए इस गुणनखंड से रिलेटेड कई सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो पूछे जाते हैं, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं ना। चलिए पहले कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा है ये 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो हमें देखिए 42 जो संख्या दी हुई है, इसके हमें गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो देखिए कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको हम डिवाइड करेंगे अभाज्य संख्याओं में, है ना। जैसे 42, तो 42 को हम 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 21। फिर देखिए 21 जो जाएगा वो 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, तो 7 और 1। देखिए यहाँ पे हमें मिल गया 2, 3 और 7। 2, 3, 7 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 7। देखिए 2, 3 और 7 क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 42 को हम पहले ऐसे नंबरों में डिवाइड करेंगे जो अभाज्य संख्याएं हैं और इनकी पावर हो सकती है। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 7 की पावर 1 है, हाँ। चलिए देखते हैं। तो 42 को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अभी कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2, ये एक बार है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो क्या है, 3 है। यहाँ पे जो घात होगी उनका जोड़ हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। लिखा है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो देखिए वैसे ही करेंगे इसको। अब देखिए इसको लिखने का तरीका थोड़ा हम बदलेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 दूनी 10, 5 के नाम 5, और 21 को फर्दर तोड़ सकते हैं 3 सत्ते 21 में, है ना। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे हमसे पूछा है गुणनखंडों की संख्या, वहाँ पे पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखने के लिए हमने केवल जो पावर थी उनको ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है गुणनखंडों की संख्या, मतलब टोटल कितने इसके गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें एक और जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 में हम एक और जोड़ेंगे, है ना। जैसे 5 की पावर 1 है तो 1 तो है ही है, 1 में और जोड़ेंगे। ऐसे ही 7 की पावर 1 है तो 1 में एक और जोड़ के लिख लेंगे। तो देखिए ये 2 गुणे 2 गुणे 2 मिल बन जाएगा, है ना। तो 2 दूना 4 दूनी 8। तो इनके 105 के जो कुल गुणनखंड हैं वो हमारे 8 निकल के आए। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखने का तरीका केवल आपको देखना है और फिर ये चीज़ें करनी है। चलिए देखते हैं अगला। लिखा संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। देखिए जो संख्या 100 लिखी है इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4, या फिर आप ऐसे कीजिए, ये जाएगा पहले 2 बार हम काटेंगे, है ना। तो ये आएगा 50, फिर 2 बार जाएगा तो ये आएगा 25, फिर ये 5, 50 25 और 5 गुना 5। तो देखिए 2 हमें 2 बार मिल रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 100 को यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 5 भी 2 बार था तो 5 की पावर 2, या फिर हम डायरेक्ट इसको अगर देख पा रहे हैं 25 गुणे 4, तो यहाँ हमें 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो हमने इस फॉर्मेट में इसको लिख लिया। लिखा है सभी गुणनखंडों का योगफल। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो अभी हमने इसका तरीका बताया, क्या देखेंगे। अगर हमसे पूछा है कि 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो क्या करते हैं कि जो पावर लिखी हुई है, पावर यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो हमने 2 + 1 ऐड करेंगे। ऐसे ही 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे, है ना। तो हमें कुल गुणनखंड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मिल गया 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। तो जो 100 के कुल गुणनखंड है वो है 9। देखिए अब क्या करेंगे, गुणनखंडों का अगर योगफल पूछ ले, अगर गुणनखंडों का हमसे क्या पूछ ले, गुणनखंडों का योगफल, क्या पूछ ले, गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए 2 की पावर 2 है तो हम 2 की पावर 0 से पहले स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 और 2 की पावर जो मैक्सिमम है उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 तक ही जाएंगे यहाँ पे ना, 2 की पावर 2 था तो हम 2 की पावर 2 तक ही गए, है ना। चलिए देखिए 5 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5
5 की पावर 2, इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे इसका योगफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया? योगफल। देखिए 2 की पावर 0, तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। 2 की पावर 1 लिखा है तो 2, और 2 की पावर 2 मतलब 4। ऐसे ही 5 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है तो 5, और 5 की पावर 2 है तो ये 25। अब इनको ऐड करके गुणा कर देंगे हम। 4 2 6 1 7, 5 1 6, और 25 में 6 जोड़ेंगे आएगा 31। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है? 7 1 7, 7 21, 217। तो सभी गुणनखंड जो जितने भी इसके 100 के जितने भी गुणनखंड थे उनका योग हमें मिल गया 217। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 217। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग है। देखिए यहाँ पे आप हमसे पूछा विषम भाजकों का योग, तो देखिए 360 को वैसे ही हम इसको तोड़ेंगे। देखिए हमें दिख रहा है 9 चौक 36 होता है और 1 10, तो 9 चौक 36 और 10। अगर नहीं आता है तो आप इसको ऐसे कीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 90 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 45 आ जाएगा, फिर 3 से देखिए डिविजिबल होगा तो ये 15 आ जाएगा, फिर 3 से होगा ये तो 3 × 5 15 हो जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो 360 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 कितनी बार आया? 3 बार, और 3 आया 2 बार तो 3 का स्क्वायर, और 5 एक बार आया तो 5 नम 5, 5 की पावर 1 है ना। ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इस 10 में 2 पंची 10 भी हो जा रहा है, तो 1 2 और आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 था, 1 और 2 आ गया तो 2 की पावर 3 हो गया। ऐसे ही 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, देखिए वही हमें सेम मिल गया है ना। तो या तो डायरेक्ट देख लीजिए या तो ऐसे करके इसको कर लीजिएगा। देखिए विषम भाजकों का योग हमसे पूछा है, तो पहली बात हम देखते हैं, जैसे हमने क्या देखा था, पहले देखा था कुल गुणनखंड कितने होंगे, है ना। ये तो देख के आए हैं अभी कुल गुणनखंड। तो अगर कुल गुणनखंड हमसे पूछा है तो हम पावर में 1 जोड़ के लिख लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 + 1, 3 की पावर 2 है तो 2 + 1, 5 की पावर 1 है तो 1 + 1। ये हमें क्या मिलेगा? कुल गुणनखंड कितने होंगे ये मिलेगा, 4 3 2, तो 4 3 12 दूना 24। देखिए 360 के 24 गुणनखंड हमें मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे सम, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या अगर पूछ ले, है ना, विषम भाजकों की संख्या अगर ये पूछ ले, तो देखिए अगर विषम भाजक हैं, अगर विषम है तो उसमें 2 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 2 नहीं आना चाहिए। अगर 2 आ गया तो वो सम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, है ना, इसको हम क्या करेंगे, 2 वाले को हटा देंगे। तो यहाँ पे केवल हम इतना देखेंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ के लिखेंगे, और 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, तो 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो ये कुल गुणनखंड जो हैं उसमें से 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे भैया, जो विषम होंगे। कुल गुणनखंड 24 हमें मिले थे और विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 6। ऐसे ही अगर आपसे सम पूछ ले, समभाजकों की संख्या या सम गुणनखंड कितने होंगे, तो समभाजकों की संख्या जो आ जाएगी, देखिए हमने टोटल निकाली थे 24 में से विषम वाले घटा देंगे तो सम भाजकों की संख्या आ जाएगी 18। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विषम भाजकों का योग। तो देखिए योग निकालने के लिए हमने क्या किया था, ऐसे लिख लिया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ तक 3 तक जाएगा, है ना। फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ऐसे ही 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये सब क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए हमें विषम भाजकों की संख्या चाहिए, तो हमें इन 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 2 आ गया तो वो विषम नहीं रह जाएगा, है ना। तो देखिए इनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, है ना, केवल इनको देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें विषम वाले चाहिए। तो देखिए 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, देखिए 9 3 12, 12 1 13 और 5 1 6, तो ये आ जाएगा 13 6 78। तो विषम भाजकों का जो है, देखिए हमने यहाँ पे 2 वाला कंसीडर नहीं किया था क्योंकि हमें विषम का सम चाहिए था, है ना। और टोटल सम का, अगर टोटल सम पूछता, टोटल योग मतलब कुल योग पूछता, तो हम क्या देखते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। चलिए देखते हैं, तो हमें आ गया यहाँ पे क्या आ गया, विषम भाजकों का योग हमें मिल गया है। विषम भाजकों का योग हमें मिल गया है, कितना है, 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर 78 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके पहले वाले में चलते हैं। लिखा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है। देखिए 96, यहाँ पे आप क्या आ गया 96, तो मुझे पता है 16 छक्का 96 होता है ना। तो देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और इस 6 को फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 गुणे
3 में, तो देखिए एक 2 और आएगा तो 2 की पावर 5 बन जाएगी और यहाँ पे एक 3 हो गया। या फिर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट नहीं देख पा रहा है, तो वो 2 से डिवाइड करे, ये आ जाएगा 48, फिर आएगा 24, फिर आएगा 12, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3 और 3। तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और एक ये 3। लिखा है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। चलिए अगर योगफल देखना है हमें, क्या देखना है, गुणनखंडों का योगफल देखना है। क्या देखना है, गुणनखंडों का योगफल। क्या देखना है भैया, गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए योगफल देखने के लिए 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी है इसकी पावर वहाँ तक पहुँचेंगे। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। देखिए 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32, है ना। चलिए यहाँ पे 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 1 + 2 3, 4 3 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 और 16 31, 31 में ये 32 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 63 और ये 3 1 4। तो देखिए 4 3 12, 4 4 24, 1 25, तो ये आ जाएगा 252। तो जितने भी इसके गुणन 96 के जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग जब हम करेंगे तो वो कितना आएगा, 252। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग जैसे 84 लिखा है। तो देखिए 84 को क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लें एक बार, 4 दूनी 8, 4 1 4। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 21 को हम 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं। देखिए ये आभाज्य संख्याओं में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए 7 के गुणज हमें देखना है, 7 के गुणज। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 0 उस फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं जिससे हम क्या देखते हैं, कुल गुणनखंडों का योग देखते हैं ना। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ऐसे ही 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। देखिए यहाँ पे 7 की पावर अगर 0 हो गया तो ये 1 बन जाएगा और जब ये 1 बन जाएगा तो ये 7 का गुणनखंड नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या छोड़ेंगे, 7 की पावर 0 छोड़ेंगे, बाकी सब उसका हम लिखेंगे जैसे है, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। 2 की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 4, ऐसे यहाँ पे 1 3 और ये जो 7 की पावर 1 है इसको 1 छोड़ देंगे, है ना, और 7 की पावर केवल 1 वाला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वैसे होता है 1 + 7, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला छोड़ देंगे तो केवल 7 बचेगा। तो यहाँ गुणे में 7 आ जाएगा। 4 2 6 1 7, 3 1 4 और ये 7, 7 7 49, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 4 9 36, 4 4 16 और 3 19, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 196। देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। 7 के गुणज, तो 7 के गुणज और 84 तक देखना। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। तो 7 खुद होगा, 7 दूनी 14, 14 छका 84 होता है, वैसे 7 3 21, तो 21 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मिलेगा। ऐसे ही 28, 28 नहीं होगा, 28 7 चौक 28 नहीं होगा क्योंकि 28 हमारा जो है वो 84 का गुणज नहीं होगा, है ना। 7 25 35, 35 भी नहीं होगा, है ना। और 7 6 42, देखिए 42 दूना 84 होता है और 84 खुद। अब इनको जब इनको जोड़िएगा तो हमें मिलेगा 196। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो कोई भी नंबर अगर 4 से विभाजित है तो वो इवन होना चाहिए, है ना, क्योंकि 4 में क्या होता है 2 गुणे 2। तो 2 से विभाजित होने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर सम है मतलब वो इवन है तो वो 2 से विभाजित होगा, है ना। तो 4 से विभाजित होने के लिए पहली बात तो इसको इवन होना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो 333 है वो हट जाएगा। प्लस हमें देखना 3 से भी विभाजित है, तो कोई भी 3 से अगर कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित है तो उनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं बी, 4 4 8 4 12, तो इनके अंकों का योग आया 12 और 4 4 8 4। ऑप्शन डी देखते हैं 4 4 8 4 12 4 16। देखिए ये 12 वाला तो कट जाएगा 3 से, बाकी ये दोनों नहीं कटेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 444। आई होप समझ में आया होगा। चलिए
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। देखिए 176 को हमें 3 से विभाजित करना है, मतलब भाग देना है। तो यहाँ पे 3 25 15, 2 6, 3 8 24, कितना आ जाएगा शेषफल 2। ये हमारा शेषफल यहाँ पे आ रहा है। फिर जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें कह रहा है कि इन ऑप्शंस में जो शेषफल आ रहा है वो 2 से किस में ज़्यादा आ रहा है। तो जब यहाँ पे करेंगे तो 3 25 15 और 3 8 24, तो यहाँ पे शेषफल आएगा 1। यहाँ ये पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0। यहाँ पे शेषफल 3 आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इसको विभाजित कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 4 चौक 16, 4 3 12, यहाँ पे शेषफल आएगा 2। तो किस में 2 से ज़्यादा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इसमें इतना ही था, इजी था, आप कर लीजिएगा भाग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पे शेषफल होगा। क्या होगा यहाँ पे? शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। देखिए हमें ये पता होना चाहिए, भाजक और ये भाज्य, ये हमारा भागफल इधर आता है और जो बच जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, भाजक वो 10 गुना है भागफल का 10 गुना है ना, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल हमें दिया है 46। तो हमें इतने में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है शेषफल 46 दिया हुआ है। तो जो हमारा भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो 46 का 5 गुना यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो देखिए 46 का जब 5 गुना करेंगे तो ये 5 6 का 30, 5 चौक 20, 3 23, कितना आ जाएगा? 230। तो हमें देखिए जो दिया था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। इसका 5 गुना हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया? भाजक मिल गया। देखिए और जो ये भाजक है भागफल का 10 गुना है, जो ये हमारा भागफल है इसका 10 गुना है ना। तो 230 10 गुना है इसका, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए? 23। कैसे? देखिए 230 लिखा था और ये भाजक जो हमारा भागफल था उसका 10 गुना था। अगर भागफल हमारा x है तो इसका 10 गुना 230 के बराबर है। तो यहाँ से x जो भाजक है वो हमें क्या मिल जाएगा? 23। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 23। अब देखिए जो हमारा भाज्य है इसको निकालने का तरीका, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और इनको गुणा करेंगे और उसमें 46 शेषफल जोड़ देंगे, है ना। तो हमें भाज्य मिल जाएगा। चलिए कर देते हैं। 230 गुणे में 23 प्लस 46। देखिए 23 और 23 का स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। 23 को 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 529 और 1 0, और इसमें हमें 46 जोड़ना है। देखिए जोड़ेंगे 6 9 4 13, 2 1 3, तो ये आ जाएगा 5336। ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे जो भाज्य है मैं पहले वीडियो में इसको बताया था, है ना। चलिए फिर से लिख लेते हैं। भाज्य जो होता है वो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी उठाया हुआ है, पहले वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसका एक पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या करेंगे कि मैं 17 की पावर 1 पहले लिखूँगा। तो 17 की पावर 1 को अगर मैं 18 से विभाजित कर रहा हूँ तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे 17 देखने को मिल रहा है। 17 को जब 18 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर जो शेषफल है वो 17 मिलेगा। ऐसे ही जब 17 की पावर 2 करेंगे और इसको 18 से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर देखिए क्या मिलेगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, फिर इसको 18 से हमें भाग करना है। तो देखिए 18 के नाम 18, 18 छक्का 108, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 1। जब 289 को 18 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल मिल रहा है 1। ऐसे ही जब 17 का क्यूब करेंगे, 17 के क्यूब को जब हम 18 से भाग देंगे, देखिए 17 का क्यूब होता है 49 13। जब इसको इससे भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा, तो आपको रिमाइंडर देखने को मिलेगा 17। आप कर लीजिएगा, है ना। तो रिमाइंडर मिलेगा 17। तो देखिए जब 17 की पावर 1 थी और 17 की पावर 3 है, मतलब जब 17 की पावर विषम है तो हमें 17 मिल रहा है शेषफल। ऐसे ही जब 17 की पावर 4 कीजिएगा तो हमें जो रिमाइंडर देखने को मिलेगा वो 1 मिलेगा। रिमाइंडर क्या है देखने को मिलेगा? 1। मतलब जब 17 की पावर सम है तो रिमाइंडर 1 है, और जब 17 की पावर विषम है तो रिमाइंडर 17 है। तो इस क्वेश्चन में 17 की पावर 200 है, 200 क्या है? एक सम संख्या है। तो जब 17 की पावर सम है तो हमें रिमाइंडर क्या देखने को मिलेगा? 1। तो ये पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं और उस पैटर्न पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या होने वाला है। आई होप ये समझ में आया होगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 2 की पावर 30 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। 2 की पावर 30 को अगर 5 से हम विभाजित कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। तो मैंने देखिए पहली वीडियो में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि जो ऊपर पावर लिखी हुई है उसको हम जो नीचे जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके करीब ले जाएंगे। तो 2 की पावर कितनी हो जाए तो वो 5 के करीब हो जाए, या तो 5 के करीब हो जाए या 5 के किसी मल्टीपल के करीब हो जाए। तो देखिए 2 की पावर जो 4 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 16 देखिए 5 के पहाड़े में 15 के करीब है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 की पावर अगर इसको 4 बना रहे हैं, अगर 2 की पावर इसको 4 बना रहे हैं तो 30 में से ये 4 अंदर आ गया, और जब 30 में से 4 अंदर आ गया तो 30 जो है वो 4 से भाग हो जाएगा, है ना। तो 4 और 30 तो 4 सत्ते 28 तो 2 बच गया, मतलब 2 की पावर जो है 2 की पावर 2 वो और बच जा रहा है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। इस फॉर्मेट में हमें लिखना आना चाहिए। पहली वीडियो में भी बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ। चलिए नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसको दोबारा ले लूँगा। तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब 2 की पावर 4 क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 15, सॉरी 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 की पावर 7 लिखी हुई है, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। इसको हमें डिवाइड करना है 5 से और बताना है रिमाइंडर। देखिए 16 को आप 5 से हम भाग कर देंगे, तो 16 को जब 5 से भाग कर देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। 1 की पावर 7 गुणे 4/5, यहाँ पे हमें इसका रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 की पावर 7 है तो 1 ही रह जाएगा और 4 बचेगा। तो 4 की पावर 4/5 यहाँ पे हमें इसका रिमाइंडर देखना है। तो देखिए 4 को जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा है 4 की पावर 96, 6 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। देखिए 4 जो लिखा हुआ है उसको हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर 96 हो जाएगा भागे 96, और यहाँ पे देखना है भागे 6, और यहाँ पे देखना है शेषफल। देखिए ये अब देखिए इसको अंदर से बाहर ले जा रहे हैं तो बाहर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 192, और हमें इसको 6 से भाग करना है ना। चलिए यहाँ पे हम इसका रिमाइंडर देखेंगे। देखिए 2 की पावर अगर 1 है, 2 की पावर 1 है और 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है 2। ऐसे ही जब 2 की पावर 2 है मतलब 4 है तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 4, है ना। रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 4। ऐसे जब 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 को जब से 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर देखिए फिर देखने को मिल रहा है 2। ऐसे ही जब 2 की पावर 4 करेंगे मतलब 16 करेंगे और इसको भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 6 दूनी 12, रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। तो देखिए यहाँ भी वही पैटर्न, कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है। जब 2 की पावर 1 है तो हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है। जब 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है तो हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा है। जब 2 की पावर 3 हो गई तो देखिए रिमाइंडर हमें फिर से 2 मिला। फिर जब 2 की पावर 4 हो गई तो रिमाइंडर हमें 4 मिला, है ना। मतलब जब 2 की पावर सम है तो हमें रिमाइंडर 6 मिल रहा है। जब 2 की पावर भी सम है तो हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है, और जब 2 की पावर सम है तो हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 की पावर 192 है तो 92 क्या है, एक सम संख्या है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 4। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे मिलने वाला है 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। देखिए यहाँ भी हमने पैटर्न एक ऑब्जर्व किया, है ना। तो चलिए आई होप ये आप क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 29 की पावर 73 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। तो 29 की पावर 73 को हम जब 28 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमें बताना है, मतलब हमें रिमाइंडर बताना है। तो देखिए 29 को जब 28 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 1 की पावर 73 बटे में 28। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या दिख रहा है 1/28, तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 13 की पावर 50, 13 की पावर 50 को जब 14 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। देखिए कभी भी ये जब ऐसा पैटर्न आए तो हम देखते हैं कि एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर 13 की पावर 1 होता और उसको 14 से हम भाग करते तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता 13। ऐसे जब 13 की पावर 2 कर लें, 13 की पावर 2, तो 13 की पावर 2 होता है 169। 169 को जब 14 से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर देखने को मिलेगा 14 की 14, 14 दूना 28, तो रिमाइंडर हमें देखने को मिलेगा 1। ऐसे जब 13 की पावर 3 करेंगे, 13 की पावर 3 करेंगे तो 13 का क्यूब जो होता है वो होता है 2197। इसको जब 14 से भाग करेंगे तो हम पाएंगे कि रिमाइंडर हमारा 13 मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे भाग, 21 है तो 14 के 14, 7 9 79 हो गया, तो 14 पंचे 70, 9 बचेगा 97, 14 छक्का 84, तो शेषफल हमें 13 देखने को मिल रहा है।
ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा, है ना। देखिए जब 13 की पावर 1 है, मतलब जब विषम है तो 13 मिल रहा है 14 से भाग करने पे, और जब सम है 13 की पावर सम है तो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे 13 की पावर 50 है और 50 एक सम संख्या है, तो जब हम सम है तो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ये पैटर्न हमें हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आई होप अब ये क्लियर हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। तो 3 की पावर 98 है, इसको हम 5 से भाग करने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ भी पैटर्न बनाते हैं। 3 की पावर अगर 1 होता और 5 से डिवाइड करते तो हमें रिमाइंडर मिल जाता 3, है ना। वैसे 3 की पावर अगर 2 होता, 3 की पावर 2 मतलब 9 को 5 से भाग करेंगे तो देखिए रिमाइंडर हमें मिलेगा 4। ऐसे ही 3 की पावर अगर 3 करेंगे तो 3 तिक्का 9 तिरिक 27 होता है। 27 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर दिखाई देगा 2। ऐसे ही जब 3 की पावर 4 करेंगे तो देखिए 81 आएगा। 81 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1, है ना। ऐसे जब 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 हो जाएगा 243 बटे में 5, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे रिमाइंडर 5 24 5 40, रिमाइंडर मिलेगा 3, है ना। देखिए फिर से हमें 3 मिल गया, है ना। चलिए एक और कर लेते हैं। 3 की पावर अगर 6 होता, अगर 3 की पावर 6 होता तो देखिए 3 तिक्का 9 3 चौक 12 729, 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा 729, और इसको जब हम भाग करते तो रिमाइंडर हमें देखने को मिलता कितना 4। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें 3 4 2 1 मिला, फिर 3 4 ये रिपीट होने लगा, तो ये आगे रिपीट ही होगा, है ना। तो देखिए मतलब ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ जो 3 की पावर 98 है तो 98 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जो पावर है 98 इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब 98 जो पावर है 3 की, इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि ये पूरा का पूरा, सॉरी पूरा नहीं कटेगा, 18 4 चौक 16, शेषफल 2 बच जाएगा, है ना। तो मतलब 3 इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 96 गुणे में 3 की पावर 2 बटे 5, है ना। और इसका हमें रिमाइंडर चाहिए। देखिए 3 की पावर 96 अगर होता तो ये पूरा भाग 4 से हो जाता है ना ये, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा, तो मतलब 3 की घात 2 बच जाएगी 4 से डिवाइड करने पे, है ना। जब 3 की पावर 4 से डिवाइड करने पे 3 की पावर 2 बच जाएगी, मतलब 3 की पावर 2 ये वाला, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे इस केस में कितना मिल रहा था 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा। तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, देखिए 13 की पावर 2003 लिखा हुआ है। देखिए इकाई का अंक अगर हमें देखना है क्या आएगा तो हम इकाई का अंक ही देखेंगे। 13 में केवल हम 3 देखेंगे। तो जब देखिए 3 की पावर 1 होता है तो हमें मिलता है 3, और जब 3 की पावर 2 होता है तो हमें मिलता है 9, और 3 की पावर जब 3 होता है तो हमें मिलता है 27, मतलब इकाई का अंक क्या हो गया 7। फिर 3 की पावर जब 4 करते हैं तो हमें मिलता है 81, इकाई का अंक क्या हो गया 1। वैसे जब 3 की पावर 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 243, यहाँ पे इकाई का अंक 3। वैसे 3 की पावर जब 6 करेंगे तो ये मिलेगा 729, और यहाँ पे इकाई का अंक 9 दिख रहा है, मतलब 4 के बाद ये रिपीट होने लगा। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे 2003 जो है 13 की पावर जो 2003 है इसको हम 4 से भाग करेंगे। किससे भैया 4 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 4 के बाद खुद को रिपीट करता है। तो जब 2003 को 4 से भाग करेंगे तो हम पाएंगे कि शेषफल इसका आएगा 3। शेषफल क्या आएगा 3, मतलब 3 की पावर 3 बचेगा। यहाँ पे 13 की पावर 3 बचेगा, 13 की पावर 3 बचेगा 4 से 2003 को 4 से भाग करने पे, है ना। तो 13 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 के केस में क्या होता है 27, और 27 का मतलब इकाई का अंक 7। तो यहाँ हमें इकाई का अंक देखने को मिलेगा 7। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है तो छात्रों की संख्या है। कक्षा में कुल जो विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 54। लिखा है छात्रों की संख्या का 4/5 गुनी है। अगर छात्राएं x हैं तो छात्र कितने हैं y, और ये छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है, मतलब y का 4/5 गुना है कौन छात्राएं, है ना। तो ये छात्राओं की संख्या है और ये y जो है छात्रों की संख्या है। तो x जो है वो y का 4/5 है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे x और y, तो इस 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x = 4y, 5x + 5x = 4y, है ना। यहाँ पे x बटे y लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 4/5, मतलब x अगर 4 हैं तो y हमें 5 देखने को मिलेंगे, है ना। x क्या है छात्राओं की संख्या है, y क्या है छात्रों की संख्या है ना।
तो हमारे हिसाब से ये जो आ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू, मतलब टोटल कितना आ रहा है 4 प्लस 5 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 54, तो 1 की वैल्यू यहाँ से हमें 6 मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, है ना। तो पूछा छात्रों की संख्या, और छात्रों की संख्या हमारे हिसाब से कितनी है 5, तो 5 में ये 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, तो छात्रों की संख्या यहाँ पे आ गई 30, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो 120 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या, तो एक संख्या हमने x मान ली, 3 गुने, संख्या के 3 गुने में से 15 घटाया जाता है, जब 15 घटाया जाता है तो हमें 120 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ 15 इधर जुड़ जाएगा, 15 जुड़ जाएगा तो 135 हो जाएगा। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3 चौक 12 और 3 25 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या थी 45, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 48 घटाया जाता है, उस संख्या क्या 2/3 क्या होगा। देखिए एक संख्या, तो संख्या मान लेते हैं a, कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 48 घटाया जाता है, मतलब a में से जब हम 48 घटाते हैं तो ये 1/3 हो जाती है, मतलब जो a था इसका 1/3 बचता है ना। तो देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 1/3 है तो 3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3 और 24, 3 चौक 12, 12 2 14 बराबर a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 144, तो a कितना हो जाएगा 2 36 14, 2 दूना 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 72, तो वो संख्या हमारी क्या है 72। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है, इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक है। देखिए 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है, तो ये देखिए हमने मान लिया 3 अंकों की संख्या ऐसे लिखी जाएगी। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े का अंक, जो सैकड़े का अंक है इकाई से 7 बड़ा है, तो देखिए अगर इकाई पे 0 है तो जो सैकड़े पे है वो 7 होना चाहिए क्योंकि 7 बड़ा है, तो एक नंबर हमें ये देखने को मिल सकता है। अगर इकाई के अंक पे 1 है तो सैकड़े के स्थान पे 8 होना चाहिए क्योंकि ये इकाई से 7 बड़ा है। ऐसे ही अगर इकाई के अंक पे 2 है तो सैकड़े पे क्या होना चाहिए 7 2 9, तो इतने ही नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। और बीच का हमें दहाई का अंक अभी नहीं पता है ना। चलिए देखते हैं अगला, आगे क्या कह रहा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है ना। तो देखिए अगर हमें हमारी संख्या 7x0 है और इसको पलटेंगे, है ना, इसको हम क्या करेंगे पलटेंगे, इसको पलटने पे हमें ये नंबर मिलेगा। ऐसे ही जब 8x1 है इसको पलटेंगे तो ये मिलेगा 1x8, है ना। ऐसे ही जब 9x2 इसको जब पलटेंगे तो हमें मिलेगा 2x9। जो ये हमें मिला है इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है, तो इसमें से इसको हमने घटा दिया। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक क्या है। देखिए यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ पे देखिए 1 है तो इससे कुछ उधार लेंगे। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो इससे उधार आएगा। 11 में से 8 जाएगा 3, ऐसे ही 12 में से 9 जाएगा 3, तो देखिए हर केस में हमें 3 ही मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। तो कोई 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल हमें 24 दिया हुआ है। देखिए अगर ये दो नंबर हमें चाहिए, 2 संख्याएं अगर चाहिए तो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24, 1 से शुरुआत करेंगे 1 गुणे 24। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 12, ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 छंग 24। देखिए ये 2 संख्याएं हमें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24, है ना, 8 तिरिक 24, है ना। देखिए यहाँ से ये रिपीट होगा, है ना, ये फर्दर क्या होगा रिपीट होगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। देखिए ये हमें 2 संख्याएं मिल गई, एक 24 हो सकती है ना, और एक हो सकता है 2 और 12, एक हो सकता है 3 और 8, और एक हो सकता है 4 गुणे 6, है ना। तो यहाँ पे हमें संख्याओं का न्यूनतम संभव योग देखना है, तो यहाँ पे योग आता है 25, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 10। तो जो न्यूनतम संभव योग है वो क्या है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 प्राकृतिक संख्याएं, तो हम मान लेते हैं a और b, इनका योग दिया हुआ है 8, उनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों लिखने का तरीका क्या होता है 1/1/a प्लस
ए 1/b, इसका योग दिया हुआ है 8/15। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b प्लस ए बटे में ए बी, और ये दिया है 8/15 के बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी हमें पता है 8, तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे 8 रख देंगे बटे में ए बी, ये हो जाएगा 8/15। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए बी आ जाएगा आपका 15। देखिए इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल मिल गया 15, है ना। तो देखिए अब इनको हम क्या रखें, तो उनका गुणनफल 15 हो और जोड़ने पे क्या हो 8। तो देखिए ऑप्शन हम देखेंगे, 7 1 8 होता है, लेकिन इनका गुणनफल 15 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे ही 4 चौक 16 होता है, ये भी नहीं होगा। 6 दूनी 12 होता है, ये भी नहीं होगा। और 5 3 15, ये देखिए मिल गया, है ना। तो 5 3 15 गुणनफल 15 मिल रहा है, और 5 3 8, तो इनका योग क्या मिल रहा है 8। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब 100 का आधा कितना 50। तो ये जो संख्या है वो संख्या अगर हम a मान लें तो a जो है 50 से भी छोटी है। और देखिए लिखा है 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, मतलब 40 और 50 के कहीं बीच में है। इसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है, मतलब जो इकाई का अंक होगा वो दहाई के अंक से कम होगा। और यदि संख्या के अंकों का योग, तो देखिए 40 और 50 के बीच में 43 ही ऐसा नंबर है, 43 ही ऐसा नंबर है जिसके अंकों का योग क्या होगा 7 होगा, है ना। तो ये वाली कंडीशन इसमें यही सेटिस्फाई कर रहा है 43, है ना। तो पूछा है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब अंकों का गुणनफल 4 3 12, तो इनके गुणनफल क्या होगा 12। तो इसका आंसर क्या हो गया 12, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में तथा शेष 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंभे की लंबाई बतानी है। देखिए 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है, और शेष जो बचा हुआ है वो कहाँ पे है, शेष 10 मीटर पानी के ऊपर है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बटे में लिखा हुआ है, तो बटे में जो लिखा हुआ 3 और 5, इनका हम ले लेंगे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम हमें देखने को मिलेगा 15। तो ये हम मान लेते हैं ये कुल लंबाई है। 15 क्या है, कुल लंबाई है। 15 क्या है, कुल लंबाई है। इनका हमने एलसीएम देखा 15 हमने मान ली कुल लंबाई है। फिर 1/3 भाग, तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा 5। ये भाग जो है वो कीचड़ में है ना। फिर 2/5, 15 का 2/5 करेंगे तो आएगा 6। 6 कहाँ पे है, भाग पानी में है। ये कौन सा भाग है, पानी में। मतलब 15 में से 5 जो है कीचड़ में है, और 15 में से 6 जो है पानी में है। बचा कितना 4, 6 5 11, 15 में से 11 बचा 4। 4 जो है वो पानी के ऊपर है, तो 4 भाग का कहाँ पे है, पानी के ऊपर। और ये जो दिया हुआ है 4 जो हमने निकाला है 4 की वैल्यू दी हुई है 10, है ना। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 10/4। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/2। तो हमें 1 की वैल्यू मिल गई 5/2। तो पूछा खंभे की लंबाई, हमने लंबाई कितनी मानी थी 15, है ना। तो 15 को 5/2 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए कितना आएगा 15 × 75/2, तो ये आ जाएगा 37.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5। आई होप समझ में आया हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 को आधे से विभाजित करो, कह रहा है 50 को आधे से विभाजित करो, मतलब 1/2 से विभाजित करो, तो ये कितना हो जाएगा 100। फिर कह रहा है 20 जोड़ो, तो इसमें हमने 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 120। इसमें से 35 घटाओ, इसमें से हमें 35 घटाना है, तुम्हें क्या प्राप्त होगा। देखिए क्या प्राप्त होगा, हमें 85 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर 85 हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, तो किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें दिया है 48, उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। देखिए अनुपात, ये जो a और b का अनुपात बनेगा वो क्या नहीं होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। देखिए 48 के जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं उसमें ये रेशियो बन जाएगा। जैसे 3, पहला ऑप्शन कह रहा है 3:5, तो इनको जोड़ने पे क्या आएगा 8। ऐसे यहाँ 7, 5 और 7, तो इनको जोड़ने पे आएगा 12। 2 और 6 इनको जोड़ने पे आएगा 8, और 2 और 7 इनको जोड़ने पे 9 आएगा। तो देखिए 8 छंग 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, 8 छंग 48 होता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 48 नहीं आएगा। तो ये कभी नहीं हो सकता, ये जो अनुपात है ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसको करने का तरीका ये होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहले 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 36, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग होगा
6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याएं है ना। तो अगर एक कोई नंबर है ए, ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। पहले 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो ये देखो देखिए जो नंबर हैं इनको हम लिखने का तरीका a+1, a+1, a+2, a+3, a+4 और a+5। ये देखिए लगातार नंबर्स हैं, है ना। ये लगातार नंबर्स हैं। तो कह रहा है कि पहले जो 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग 36 है, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 3a + 3 और ये दिया है 36। यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 36 में से 3 गया, बचा 33, 33/3। 3a की वैल्यू यहाँ पे 33 आई, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए 11, तो ये नंबर मिलेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16। पूछा अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो ये अंतिम संख्या यही है। तो 14 और 15 29, 29 में 16 जोड़ेंगे आएगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 45। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य भी हो, है ना। तो देखिए 10 से विभाज्य होने वाली संख्या इसमें सारी की सारी दी हुई हैं। देखिए हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या इसको सॉल्व नहीं करेंगे, केवल ऑप्शन चेक करेंगे। तो 10 से विभाजित होने वाली सारी संख्या हैं। 12 में आता है 4 × 3, तो 3 से वो कटना चाहिए, जो नंबर होगा वो 3 से कटना चाहिए। तो 5, 2, 7, देखिए 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग देखते हैं, तो यहाँ पे 5, 2, 7, तो ये हो नहीं सकता, है ना। वैसे ही 16 जो है इसमें 6 एक साथ होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन हमारे या तो 36 होगा या तो 900 होगा, है ना। ऐसे ही 5 छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछा है ना, तो या तो ये होगा या तो ये, है ना। देखिए ये 15 से विभाजित हो जाएगा, 15 में होता है 5 और 3, तो ये 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों ऑप्शन। लेकिन इनमें से छोटी कौन सी है 900, तो इसका आंसर हो जाएगा 900, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और ये नंबर सिस्टम के मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। यहाँ पे आपको 41 दिख रहा है, लेकिन 41 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलिए देखते हैं। ये बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, है ना। चलिए देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या AB है, तो इनके जो अंकों का गुणनफल है वो हमें दिया है 36। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, वो संख्या कौन सी है ना। तो वो संख्या कौन सी है, देखिए ऑप्शन से जाएंगे इसमें। देखिए 8 चौक 32 होता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता है। 7 21 ये भी नहीं हो सकता है, और 4 9 36, तो ये हो सकता है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक तो नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 49 तो हमें दिख रहा है ना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नंबर सिस्टम में हमें ऑप्शन से भी करना आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आराम से कर सकते थे, है ना। या तो इसको अगर कैसे करेंगे, कंजर्वेटिव तरीका जो हमारा है, देखिए AB है, तो देखिए कोई भी नंबर जो होता है, जैसे मैंने 45 लिखा, तो 45 क्या है 40 + 5 है। 4 दहाई पे था तो 40, और 5 इकाई पे था तो 5, है ना। तो ऐसे ही जो AB हमने संख्या मानी है, इसको लिख सकते हैं 10A + B, है ना। लिखा था यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए, है ना, तो जो संख्या हमारी है 10A + B, अगर इसमें से 45 घटा दिया जाए तो ये जो अंक हैं परस्पर बदल जाते हैं। मतलब AB का क्या हो जाएगा BA, और BA को हम क्या लिख सकते हैं 10B + A, तो ये किसके बराबर हो जाता है 10B + A के, है ना। तो इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। 10A, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10B को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9B, A को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9A, है ना, और ये हो जाएगा 45 के बराबर। तो A - B यहाँ से हमको मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा 5। तो देखिए A - B 5 है और A × B 36 है ना। तो 4 और 9, देखिए यही हो सकता है, एक ही ऑप्शन इसमें हो सकता है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आने वाली PDF जितनी भी क्वेश्चंस की PDF होंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। प्लस अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।